हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक, हिस्ट्री का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था, इसको किसने शुरू किया था, ये भारतीय इतिहास में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों हुआ था। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग में देते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। लेकिन हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यह आंदोलन हुआ क्यों था। ब्रिटिश कंपनी जब भारत में व्यापारी बन के आए थे तो अब शुरू में व्यापार करते थे। जब उसे प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में, तो उन्होंने 26 लाख रुपया दे के मुगल बादशाह सालम द्वितीय से जो है भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस वजह से वह जो है पहले जो व्यापारी था अब वह शासक हो गया। जो पहले व्यापारी बन के आए थे वो अब शासक बन गया। इसके वजह से जो है वह अब यही का भू राजस्व को प्राप्त करके यही राजस्व का वह प्रयोग भारत में सामान खरीदने में करते थे और ब्रिटेन भेजते थे। तो जब ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति होने के पश्चात ऐसा हुआ कि कपड़ा का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। और जब कपड़े के बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो उसमें नील की जरूरत पड़ी। और उस समय नील का खेती जो है पहले अफ्रीका में किया जाता था और भारत के कुछ भागों में किया जाता था। तो जब अफ्रीका उपनिवेश ब्रिटेन के हाथ से चला गया तो उन्होंने भारत की ओर देखा और भारत में बड़े पैमाने पे इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसमें एक नई प्रथा का भी किया, असीमदार प्रथा। असीमदार प्रथा वह होता है जिसमें किसानों को फसल बोने के लिए पहले अग्रिम भुगतान किया जाता है और अग्रिम भुगतान करने के पश्चात उसे फसल बोने दिया जाता है और किसान उस पैसे का फसल बोने में सामान खरीदने में करते हैं। और जब फसल तैयार होता है तो उसे कंपनी कम कीमत पर खरीदते थे। इस प्रथा को ही असीमदार प्रथा कहते हैं। इसके तहत जो है नील की खेती जब किया जाता था तो नील की खेती होने के पश्चात इसकी केवल बिक्री कंपनी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पे कोई भी खरीदार इसे नहीं खरीदता था। इसके वजह से इस किसानों को कम कीमत पर कंपनी लोग नील का खेती करते थे और किसानों की स्थिति दयनीय थी। दूसरी ओर नील की खेती करने से जिस जमीन पर नील की खेती किया जाता था वह जमीन बंजर हो जाता था। अब बंजर होने के पश्चात जो है किसानों को फसल नहीं हो पाता था या कम होता था, जिसके लिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। दूसरा, किसान चाहते थे कि हम खाद्यान्न का फसल करें, क्योंकि खाद्यान्न अगर रहेगा तो उसका परिवार भी भरण पोषण करेगा। दूसरा, वहाँ के व्यापारी भी, स्थानीय व्यापारी भी खरीदेंगे। इसलिए किसान लोग हिचकिचाता था कि फसल का खेती ना हो। इसीलिए सबसे पहले 1859-60 में नील विद्रोह हुआ, जिसका वर्णन दीनबंधु ने नील दर्पण नामक पुस्तक में किए थे। नील दर्पण नामक पुस्तक में दीनबंधु मित्र के द्वारा किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया था। इसमें कहा गया है कि किसान जो है मजदूरी करना पसंद करता था, मरना पसंद करता था, लेकिन नील की खेती करना पसंद नहीं करता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नील की खेती करना कितना कष्टकार था। तो यह आंदोलन को भी अंग्रेजों के द्वारा कुचला गया। जब 1915 ईस्वी में चंपारण के किसान जो स्थानीय किसान थे, राजकुमार शुक्ल, वह इस मुद्दा को लेके राजकुमार शुक्ल जो है इस मुद्दा को उठा रहे थे। जब 1915 में कांग्रेस अधिवेशन 1916 जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन वह कांग्रेस नेताओं से मिलता है और एक किसान के मुद्दे पे बात करता है कि यह मुद्दा को सुलझाया जाए, किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। जिसपे बहुत से कांग्रेस नेता ने कहा था कि गांधी जी को इस बारे में पता है, क्योंकि 1915 तक में जो वो
1893 से 1915 तक जो अफ्रीका में रहे थे और 1915 में वो भारत आ चुके थे। तो बहुत से कांग्रेसी नेता ने सजेस्ट किया कि आप गांधी जी से मिलिए और वह इस मुद्दे को देखेंगे। गांधी जी से जब राजकुमार शुक्ल ने मिले और अपनी स्थिति बताया कि जो स्थिति है हम लोगों के लिए दयनीय है, नील की खेती करना हम नहीं चाहते क्योंकि इससे हमारा आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है। तो उन्होंने बोला कि हम आएंगे और आपकी स्थिति को देखेंगे। उन्होंने वादा किया और 1917 ईस्वी में पटना होते हुए, मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण आए और अपना वादा पूरा किए। जैसे ही वहां का डीएम को पता चला, उन्होंने 144 धारा लगाए और जो है गांधी जी को अरेस्ट मना किया। लेकिन गांधी जी सबसे पहले भारत में 100 विनय सत्याग्रह सर्वप्रथम यहीं पर स्टार्ट किए। उन्होंने आदत पूर्वक कहा कि हम अगर आपकी कानून को तोड़ते हैं तो आप हमें जो सजा देना है दीजिए। और जब कोर्ट में उसे ले जाया जाता है तो वो पहला व्यक्ति था जो कोर्ट को एक मंच की तरह उपयोग किया। कोर्ट में उन्होंने बोला कि हाँ, अगर ये हमें चंपारण आने में सजा है, अगर ये सरकार का कानून को हम तोड़ते तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन हम जुर्माना नहीं देंगे। जो जज जुर्माना लगाया था उन्होंने ही अपने जुर्माना भरा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और गांधी जो एक आम आदमी का एक मसीहा बन गया। लोगों में लगा कि पहला व्यक्ति था, क्योंकि इससे पहले जो बड़े नेता तिलक भी थे, वो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेज की नीतियों को विरोध करते थे, लेकिन वो जो कहते थे उसी बातों को माना जाता था। गांधी पहला व्यक्ति था जो सविनय पूर्वक कहा कि हम आपकी कानून को अगर तोड़ रहे हैं तो जुर्माना नहीं देंगे, सजा भुगतने के लिए तैयार है। इससे वह कोर्ट को एक मंच की तरह प्रयोग किया और लोगों में गांधी के प्रति वफादारी, विश्वास जागा कि नहीं, यही वो व्यक्ति है मुक्तिदाता जो हमें इस दयनीय स्थिति से, कष्ट से दूर करेगा। उसके बाद गांधी जी जो है चंपारण में जाने का उसको मिल गया होगा और वह चंपारण में जाते थे अपने साथियों के साथ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बड़किशोर प्रसाद, उसके बाद श्री हरि सिंह जो भी उसके साथी थे, ये लोग उसके साथ जाते, किसानों के साथ जाते, उसकी समस्या सुनते और किसानों से कहते आप सच सच बोलिए, वो भी झूठ या बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बोलिए। और उसे जो लगता था कि अगर ये किसान सच बात बोल रहे हैं तो उसकी बातों को लिखा जाता था, उसकी बातों को समझा जाता था और उस बातों को जानने के पश्चात वह जो है उसको कहते थे लिख दिए। और इस तरह से कम वो 5000 किसानों को जो है डाटाबेस को तैयार कर दिए। जब डाटाबेस को तैयार कर लिए तो अंग्रेज को शुरू में लगता था कि गांधी जी उसके साथ किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं, क्योंकि ये शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे। उसका भी था कि सत्य और अहिंसा पे, इसलिए वो ज्यादा ध्यान दें। जब देखा कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो इसको जो है बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट के द्वारा जो है इस मुद्दे को समझौता करने के लिए किया। तो एक कमेटी बनाया, चंपारण एग्रीगेट कमेटी में गांधी जी को सदस्य बनाया और सीएफ सलाई को अध्यक्ष बनाया गया। सीएफ सलाई को यह बात अध्यक्ष बनाया गया और गांधी जी को सदस्य। गांधी जी तो सबसे पहले ही किसानों के मुद्दा को जान चुके थे, उसके पास पर्याप्त पुख्ता सबूत भी हो गए थे प्रमाण, और उन्होंने कमेटी के मेंबर को समझाने में सफल हो गए कि यह जो है किसानों के लिए सही स्थिति नहीं है। यह मुद्दा किसानों की दयनीय आर्थिक सामाजिक हर स्थिति से उसको दयनीय का शोषण किया जा रहा है, उसे बेगार का काम किया जा रहा है। तो वह बात को जब वो समझे तो इस मुद्दा ये प्रथा को हटाने के लिए तैयार हो गए और जो किसानों से जो पैसा लिए थे 25% जुर्माना लगाया गया। नील के मालिकों के लिए 25% जुर्माना लगाया गया। नील मालिकों के लिए बहुत से नेता या बहुत से लोगों ने इस मुद्दा पे गांधी जी का आलोचना भी की, क्योंकि जब उन्होंने मान ही लिया था अपनी गलती तो उसे 100% जुर्माना लगाया जाना चाहिए। तो गांधी जी ने बोले कि आज तक जो था वो आपका राजा था, शोषक था, आपको उसको जुर्माना लगाया गया तो उस स्थिति में जो है वो खुद कुछ सालों के बाद यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। और यह उनकी दूरदृष्टिता थी कि 8 से 10 वर्ष के अंदर जो है नील के मालिक जो थे, नील बागान के मालिक, उन्होंने अपनी कोठी को बेचकर मुजफ्फरपुर और चंपारण वगैरह के जगह पे वो छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार यह गांधी जी का पहला भारत में जीत था और यह आंदोलन सफल हुआ। और इस आंदोलन क्या था? यह आंदोलन 1 बीघा खेती, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा जमीन होता है। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा
जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर नील का खेती नहीं किया जाता था तो उससे जुर्माना भी लिया जाता था। इस वजह से या जो कंपनी के लोग नील की खेती करते थे तो वह स्थानीय मजदूर को बिगाड़ या कम कीमत पर मजदूरी करवाता था। ये दोनों स्थिति से मजदूर का काफी शोषण हो रहा था, जिसे दूर करने में गांधी जी के द्वारा शिक्षित किया गया, लोगों को समझाया गया, लोगों को जागरूक किया गया और इस मुद्दे को उठाया गया। यह प्रथम आंदोलन था भारत में गांधी जी के द्वारा, जिस आंदोलन में सफल हुआ। और भारत में भी यह पहला आंदोलन था जो बिना किसी मारपीट के, बिना किसी प्रकार के हिंसा के सफल हुआ। और यह आंदोलन न केवल किसानों का, मजदूरों का, स्थानीय लोगों का था। यह आंदोलन बड़े लोगों के जगह से हटके यह आंदोलन आम नागरिक का आंदोलन बन गया। यह पहला आंदोलन था जो किसानों के मुद्दे पे लड़ा गया और एक बड़े पैमाने पे लड़ा गया। इस आंदोलन को सफल होने से गांधी जी जो उस समय का सबसे बड़ा नेता बन गए, जो आने वाले समय में 1920 से 1947 तक इतिहास में गांधी युग के नाम से भी जाना गया। तो उसकी शुरुआत उसका श्री गणेश यही चंपारण सत्याग्रह में हुआ। चंपारण सत्याग्रह को एक निर्णायक परिवर्तन भी माना जाता है, एक ऐसा मंच माना जाता है जहां पे भारतीय इतिहास को दशा और दिशा को बदल के रख दिया। यह आंदोलन की एक ऐसी स्थिति प्रकट किया है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि हम हिंसा के बल पे ये आंदोलन को कर सकते हैं। पहले लोगों को लगता था कि आंदोलन जो है शिक्षित वर्गों को ही किया जाएगा, या जो बड़े वर्ग के हैं, सम्राट वर्ग के लोग हैं, वही आंदोलन भाग ले सकते हैं। जबकि इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आम मतलब के दलित, हर वर्ग के लोगों ने सहयोग किया और इस आंदोलन को सफल बनाया। जो गांधी जी को भी ये आने वाले दिनों में भी ये बताया कि आंदोलन का मुख्य जो स्रोत है, अगर आंदोलन सफल होगा, जब यह आंदोलन आम आदमी तक होगा, जो आने वाले समय में भी हुआ, तो हम कह सकते हैं कि चंपारण जो है एक निर्णायक बिंदु हुआ भारतीय इतिहास में। न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहासों में, कि यह पहला इतिहास था जिसमें कि किसान के मुद्दे पे लड़ा गया और किसान के मुद्दे पे जो है शोषक को झुकना पड़ा और जुर्माना देना पड़ा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांधी जो है एक आम नागरिक से एक महापुरुष बनने की प्रक्रिया, एक महान नेता बनने की प्रक्रिया चंपारण भी हुआ। और बिहार भी एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो आने वाला समय में जितना भी गांधी का आंदोलन हुआ आगे चल के, वो सब में बिहार की भागीदारी जबरदस्त हुई, क्योंकि उसे लगता था, उसका गवाह था ये चंपारण सत्याग्रह। आने वाले समय जैसे असहयोग आंदोलन, स्वविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलन बिहार में सफल हुआ, क्योंकि गांधी का चलाया गया प्रथम आंदोलन में ही सभी नागरिकों ने इसमें सहयोग किया। तो यह था चंपारण आंदोलन जिसपे हमने चर्चा की। अगर यह आंदोलन आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।